ठीक है, तो चलिए आ जाइए, आ जाइए। सभी का स्वागत, जितने भी लोग जुड़े हैं। बीच में आपने हमारी कुछ पर्सनल बात सुनी, उसको वो कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, कितने पार्ट में बटी हुई है? आईने अकबरी जो है वो कितने भागों में बटी हुई है? आईने अकबरी, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि जो आईने अकबरी है वो कितने भागों में बटी हुई है? आईने अकबरी जो कि खुद किसका भाग है? खुद एक किसका भाग है आईने अकबरी? अकबरनामा का तीसरा भाग है ना। खुद आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का तीसरा भाग है। ठीक है, तो जो अकबरनामा है उसकी रचना किसने की थी? रचना अबुल फजल ने की थी ना। ठीक है, अबुल फजल ने की थी। कब की थी? 1590 से 1597 में। 1590 से 1597 में की थी। इसमें 7 साल लगे। कितने संशोधन हुए थे? 5 संशोधनों में की थी। कितने संशोधन हुए थे? 5 संशोधनों में, है ना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। जो अबुल फजल है वो 5000 का मनसबदार था। ठीक है, दूसरा इसकी मृत्यु है, इसकी हत्या कब हुई? हत्या 1602 में, है ना, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर। ठीक है, ये चीजों को ध्यान में रखा करो। तो जो आईने अकबरी है वो कितने भागों में बटी हुई है? वो 5 भागों में बटी हुई है ना। आईने अकबरी खुद भी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में। वो 5 भागों में क्या क्या कहा गया है? प्रथम भाग में प्रधान रूप से अकबर की प्रशस्ति है, यानी अकबर के बारे में बताया गया, उसके दरबार के दरबार का विवरण है। दूसरे भाग में राज्य के कर्मचारी, सैनिक, नागरिक, पद, वैवाहिक और शिक्षा संबंधी नियम, विधि, मनोविनोद, दरबार के आश्रित प्रमुख साहित्यकारों, या ना किस रचना में समकालीन साहित्यकारों की रचना का जिक्र है? तो इसमें संगीतज्ञों, है ना, संगीतकारों का विवरण दिया गया है दूसरे भाग में। ये नोट कर लेना, क्वेश्चन इन्हीं से आता, अंदर से आता क्वेश्चन। तीसरे भाग में न्याय प्रबंधक विभाग के कानून, कृषि संबंधी विवरण और 12 सूबों का वर्णन। 12 सूबे, है ना। 12 सूबे कब बनाए थे अकबर ने? 1580 में बनाए थे। तो 12 सूबों का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, चौथे भाग में हिंदुओं की सामाजिक दशा, उनके धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान का के बारे में वर्णन किया गया है ना। इसके लिए जो हिंदुओं के सामाजिक व्यवस्था को जानने के लिए अबुल फजल ने जो भारत के जो संस्कृत के पंडित थे उनसे संवाद किया था, और इसी में उसने विदेशी आक्रमणकारियों, है ना, यात्रियों और मुस्लिम संतों का वर्णन किया है। 5वें भाग में अकबर के समय पर कहे कथन सुभाष्य संकलित हैं, है ना। ठीक है, ये 5 भाग दिए गए हैं। इनको 5 भागों में आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या दिया गया है।
चलिए अगला, कालिदास किसके शासनकाल में था? कालिदास किसके दरबार में था? कालिदास, कालिदास किसके दरबार में था? देखिए कालिदास नवरत्नों में से एक था। नवरत्न किसके दरबार में थे? किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न थे? किसके दरबार में थे नवरत्न? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था ना। ठीक है। और दूसरी बात, क्या खास बात है, कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहां भेजा था? है ना, कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था ना। ठीक है। जो कालिदास है, कालिदास की प्रमुख 7 रचनाएं हैं। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? प्रमुख से 7 रचनाएं हैं। उनमें 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। नोट कर लें, इनमें से क्वेश्चन पूछता है कौन सा महाकाव्य है, कौन सा नाटक है। तो 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। और खंड काव्य कितने हैं? मेघदूत और ऋतुसंहार। ऋतुसंहार कालिदास की अंतिम रचना है। है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद 3 नाटक हैं कालिदास के, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमा विक्रमो वर्षियम और मालविका अग्निमित्रम। है ना, ये नाटक हैं, लिख लो इनको बातों को। क्लास को शेयर कर दो। शेयर करने में क्या होता है, तुम्हारा क्या जाता शेयर करने में? कुछ अच्छी चीजें ही मिलेंगी आपको इस क्लास में। गुड इवनिंग नैन्सी, कैसे हैं? चलिए अगली, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहते हैं? विपक्ष का नेता कहते हैं इसको ना। है ना, इन्होंने सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? उसने क्या कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने इनको? असंतोष का जनक, है ना। एस.एन. बनर्जी को क्या कहते हैं? बिना ताज का बादशाह। है ना, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं राष्ट्रवाद का जनक, है ना। इनको सुभाष ने क्या कहा था? युगदूत, है ना। और इनको और क्या कहते हैं? प्रथम आधुनिक पुरुष कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक?
राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक भी यही था। ठीक है, समझ में आई बात? क्लास को लाइक करो और शेयर भी कर दो। चलो, राजा राममोहन राय के बारे में थोड़ी सी कहानी है इनकी, मैं क्योंकि जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी कहानी साथ साथ में हो जाए आपको। इनका जन्म 1772 में हुआ था, हुगली में, राधानगर में ना। 1833 में इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हुई थी ना, इंग्लैंड में। ठीक है। और एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में जन्म हुआ था इनका ना, एक रूढ़िवादी है ना, हिंदू परिवार में जन्म हुआ। ठीक है, लेकिन बाद में देखो इन्होंने क्या क्या क्रांतियां की, क्योंकि घर पे इन्होंने देख रखा था। और उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए पटना भेजा गया। उन्होंने फारसी अरबी का अध्ययन किया। उन्होंने कुरान, प्लेटो, अरस्तु के कार्यों का अरबी अनुवाद, सूफी रहस्यवादी कवियों के कार्यों को पढ़ा। 15 वर्ष की आयु तक राजा राममोहन राय ने बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत सीख ली। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी भी आती थी। ठीक है, हिब्रू भी आती थी उनको। तो वे वाराणसी गए और वेदों, उपनिषदों, हिंदू दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने ईसाई धर्म, इस्लाम का भी अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु उन्होंने हिंदू मूर्ति पूजा के विरुद्ध, हिंदू मूर्ति पूजा को उसने क्या माना, उसकी तर्क संगत आलोचना की। हिंदू मूर्ति पूजा की तर्क संगत मतलब आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना के लिए आपके पास तर्क होना चाहिए, है ना। तर्क संगत आलोचना लिखी। 1809 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी किया, है ना। और उसके बाद 1814 के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन है जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को समर्पित कर दिया, है ना। उनको भारत में आधुनिक युग के उद्घाटन करता, है ना। और टैगोर ने राजा राममोहन राय को भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकदार सितारा कहा, है ना। वे मुगल राजा जो अकबर द्वितीय के केस लड़ने के लिए कहां गए थे, इंग्लैंड गए थे, है ना। और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी उनको, राजा की उपाधि ना। ये बात लिखी है, राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने उनको राजा की उपाधि दिया था। गुड इवनिंग। ठीक है। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था, बताइए, फटाफट से बताइए भाई, ऐसे नहीं होता। नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? इसका वर्णन किसने किया है? पेलसाट ने उसका वर्णन किया है ना। ठीक है, ये फ्रांसीसी था। तो कहां पर होता था? बयाना में ना। बयाना से क्या मिला है? गुप्तों की सबसे बड़ी निधि मिली है ना, गुप्त सिक्कों की निधि मिली है यहां से ना। निधि जिसमें सर्वाधिक सिक्के किसके थे? जिसमें सर्वाधिक सिक्के किसके हैं? जिसमें किसके थे सर्वाधिक सिक्के? चंद्रगुप्त द्वितीय के।
ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचनाएं संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचनाएं संकलित हैं? किस सूफी संत की रचनाएं संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में? देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचना है वो किसने की थी? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। ये अर्जुन देव वही अर्जुन देव हैं जिनको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, जिन्हें जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया ना। जिन्हें किसने मृत्यु दंड दिया था? जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, ठीक है, 1606 में। तो इन्होंने किस किस के उनको शामिल किया उसमें? शेख फरीद है ना, सूफी संतों में किसका? शेख फरीद की, और जिसको बाबा फरीद भी बोलते हैं, कबीर, रामानंद, मीराबाई, कबीर, रामानंद, मीराबाई, रैदास, है ना। इन लोगों क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से किस किस की आदि ग्रंथ में वो शामिल हैं, वचन प्रवचन शामिल हैं? धन्ना, सेना, है ना, इन सबके, है ना, के विचारों को भी इसमें संकलित जगह दिया गया है। बाबा फरीद को भी जगह मिला है और उसके साथ साथ इनको भी आदि ग्रंथ में वो किया गया है, इनके प्रवचनों को भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आदि ग्रंथ का अंतिम संकलन किसने किया है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। आदि ग्रंथ का अंतिम संकलन किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने। ये 10वें गुरु थे ना। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगली बात, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का नाम क्या था? बताइए। क्या नाम था उनके दरबारी पंडित का? बताओ जल्दी जल्दी। क्या था? चक्रपाणी मिश्र, है ना, पढ़ लीजिए। चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबार में दरबारी पुजारी थे। वह एक वास्तुकार और उस समय के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? है ना, विश्रव वल्लभ, मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति, ये उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन इसी तरह का पूछता है अंदर से जाके, है ना। उन्होंने जल संसाधनों के विकास पर जोर दिया, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
फ्रेंड्स, आप हमारे जो पेड कोर्स है नेट के लिए, यूपीएससी के लिए, आप देखिए हिस्ट्री के लिए कह लीजिए ना, हिस्ट्री के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप आज झारखंड में पीजीटी की पोस्ट आई है, हरियाणा पीजीटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का सेट तैयार आप क्रैक करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को जरूर देखें। ये कोर्स 1 ईयर के लिए 3000 रुपीज का है ओनली, लेकिन ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसको देखने के बाद आपको इतना हेल्प मिलेगा, इतना हेल्प तो किसी चीज का मिलता नहीं होगा कभी भी। इतना बेस्ट एवर बेस्ट कोर्स है ये मेरा, ठीक है। डिटेल और एमसीक्यू और पीवाईक्यू के लिए आप मेरे डिटेल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, क्लास जरूर देखें, क्लास से भागे नहीं। अभी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई, किस स्टेट में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु? है ना। और कोर्स के बारे में और डिटेल कोर्स के बारे में जानने के लिए नेट के लिए यूजीसी नेट, खासकर स्टेट सेट, किसी भी स्टेट का, राजस्थान का हो, एमपी का हो, किसी का हो, और पीजीटी, कोई भी पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का हो, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको चीजें चाहिए तो। डिटेल में चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में, चिंता करने की बात नहीं है, चिंता दूर नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्टेट में हुई है इनमें से? किस स्टेट में हुई? कुशीनगर में हुई थी ना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर में। मलों ने अंतिम संस्कार किया था इनका ना। किसने? मलों ने इनका अंतिम संस्कार किया। दूसरी क्या खास बात है, इनके जो बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद हुआ था ना, विवाद हो गया कि मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, जिसमें मध्यस्थता किसने की? किसने की थी? द्रोण नामक ब्राह्मण ने ना। ब्राह्मण ने मध्यस्थता की, 8 भागों में बांट दिया ना। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा था ना। चलो देख लीजिए, कुशीनगर वह स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध का निधन हुआ, मतलब इनको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, कब हुआ? 483 ईस्वी में ना। और गौतम, इसको यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ना। और बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था ना। लुम्बिनी में। लुम्बिनी की अशोक ने यात्रा कब की थी? अशोक ने 20वें वर्ष यात्रा की थी ना। ठीक है, और यहां एक स्तंभ लगवाया जिसको रूमनदेही स्तंभ कहते हैं, और उसमें वहां पर बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में था। ये इसका जिक्र भी हमें रूमनदेही स्तंभ लेख में ही मिलता है। रूमनदेही स्तंभ लेख में इसका जिक्र हमें मिलता है, ठीक है। उनको ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ? बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, है ना। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं ना। कुशीनगर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और
बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहां पर व्यतीत किए थे? क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? वर्षावास कहां किए थे? 26 श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। यहीं पर सर्वाधिक उपदेश दिए, यहीं पर उनके सर्वाधिक फॉलोवर थे। ठीक है, चलिए। उनके बेटे का नाम राहुल था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल का गठन किसने किया? किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था ना। ठीक है, ये क्या था? ये तुर्क जो अमीर थे उनका एक समूह था। ग्रुप था। ठीक है, और इनमें से पच्चीस तुर्क अमीरों की जीवनी किसमें मिलती है? 25 तुर्क अमीरों की जीवनी किसमें मिलती है? 25 तुर्क अमीरों की जीवनी किसमें मिलती है? तबकाते नासरी में। है ना, ये मिनहाज ने लिखी थी। इसको चालीसा दल किसने कहा है? चालीसा दल बर्नी ने कहा इसको। इस दल का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? इसामी ने किया है। क्वेश्चन देखा, ऐसा ऐसा पूछे जाता है आपको, आप हाथ धरे रह जाते हैं। इसामी ने किया है। और इसको खत्म किसने किया? बलबन ने। ठीक है, इसलिए बलबन को बर्नी ने क्या कहा? बलबन को बर्नी ने खुफिया कातिल। ठीक है, समझ आ गई बात? चहलगानी की जो स्थापना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश या अल्तमश के द्वारा की गई है ना, उसने इस समूह के निर्माण किया क्योंकि उसे वो कहां से आया था? वो बदायूं से दिल्ली आया था। इसलिए उसको एक अमीरों के समूह की जरूरत थी जो उसके खिलाफ साजिश ना कर, उसकी रक्षा कर सकें, जो दूसरे जो ग्रुप है उसके खिलाफ साजिश करें, है ना। उसकी क्योंकि उस समय उसके पास काफी सारे चैलेंजेस थे। उसने आराम शाह को गद्दी से हटाया। वहां पर यल्दोज उसका एक कंपटीटर था, कुबाचा उसका एक कंपटीटर था, तो अपने रक्षा के लिए उसने ऐसा किया। ठीक है, इसमें 40 दासों का एक समूह है। इसको मतलब एक ये सिंबलाइज किया गया है। इसको बलबन ने नष्ट किया था, है ना। किसने नष्ट किया? बलबन ने नष्ट किया था इसको ना। और बलबन जो है, बलबन ने और क्या किया है? लोर रक्त की नीति अपनाई, है ना। और इसने 2 उपाधि लिया था, नियाबत खुदाई और जिले इलाही,
है ना, ये क्वेश्चन में आई थी पेपर में। जिले इलाही और नियाबत खुदाई इसकी उपाधि थी। इसने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी। सिजदा और पैबोस की शुरुआत बलबन ने की। और एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज इसने स्थापित किया, है ना। और इसके दरबार में अमीर खुसरो इसके बारे में वर्णन करता है, ठीक है। और इसने सिख नामक इकाई बनाई थी। ठीक है, जो सिख नामक इकाई है उसका ये किसने बनाई थी? ये भी बलबन ने बनाई थी। आमील नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है। अकबर द्वितीय किसके पुत्र थे? अकबर द्वितीय किसके पुत्र थे भाई, बताइए। अकबर द्वितीय किसके पुत्र थे? देखिए, अकबर द्वितीय जो है, इन्होंने 1806 से लेकर 1837 तक शासन किया ना। अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाले पहले मुगल बादशाह हैं ये। मुगल बादशाह ना, ये ध्यान में रखना, क्योंकि अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ था? अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ था? 1803 में, ठीक है। तो इसलिए ये 1806 में उनके संरक्षण में गद्दी पर बैठे, ठीक है। तो ये किसके पुत्र हुए? ये सालम द्वितीय के पुत्र थे। सालम द्वितीय है जिसने 1759 से 1806 तक शासन किया, है ना, जिसने इलाहाबाद की संधि की थी। ठीक है, जिसने क्या किया था? इलाहाबाद की संधि की थी। तो अंग्रेजों से ना, अंग्रेजों को दीवानी राइट, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी है ना। ठीक है, समझ में आई होगी बात आपको। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था? किसे लंपट मूर्ख कहा जाता था? जहांदार शाह को ना। जहांदार शाह गद्दी पर कब बैठा था? ये 1712 से लेकर 1713 तक गद्दी पर रहा था। 1712 से लेकर 1713 तक गद्दी पर रहा था, ठीक है। घृणित कायर फर्रुखसीर को कहते हैं। फर्रुखसीर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ लेता हूं। घृणित कायर कहते हैं ना।
बहादुर शाह प्रथम को साहेब ए खबर कहते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला कहते हैं, है ना। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था भाई? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्या था उनका नाम? मास्टर दा, है ना। ये चटगांव शास्त्रागार जो केस था उससे जुड़े हुए हैं ना। सूर्य सेन 22 मार्च 1894 में पैदा हुए थे और 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दी गई थी। एक महान क्रांतिकारी नेता थे, है ना। उन्होंने भारतीय गणतंत्रवादी सेना की स्थापना की, भारतीय गणतंत्रवादी सेना की स्थापना की। चटगांव शास्त्रागार छापेमारी का नेतृत्व किया था ना। इसमें प्रीतिलता और वो भी 2 लेडीज भी मुख्य रूप से शामिल थी इसमें। इन्होंने नेशनल हाई स्कूल में ये शिक्षक थे, बाद में इन्होंने देश के प्यार के लिए इनको क्या कर दिया, शिक्षक का काम छोड़ के हथियार उठा लिए, है ना। इनको 12 जनवरी 1934 को मेदिनीपुर जेल में फांसी दी गई थी, है ना। चलिए, बंगाल में अनुशीलनी जो समिति है के संस्थापक कौन है? बंगाल में अनुशीलनी समिति के संस्थापक कौन थे? क्लास को लाइक कर दो जिसने नहीं किया है ना, और जवाब दिया करो। आप लोगों को तो ऐसा लगता है जवाब आते ही नहीं, एक रिया ही जवाब दे रही है, बाकी शांत बैठे हैं आराम से। फिर पेपर कहां के लिए रहोगे? पढ़ के आया करो। तो अनुशीलनी समिति की स्थापना 1902 में हुई थी, है ना। ढाका अनुशीलनी समिति की स्थापना कब हुई थी? पुलिन दास ने की थी ढाका की। कब हुई थी स्थापना? 1905 में ना, पुलिन दास ने की थी। ठीक है, तो ये किसकी? पीके मित्रा ने की थी ना, पीके मित्रा ने, है ना। ढाका अनुशीलनी समिति की स्थापना नवंबर 1905 में एक शाखा के रूप में, अनुशीलनी समिति की एक शाखा के रूप में हुई। इसको पुलिन बिहारी दास ने स्थापित किया था, ठीक है। और जो पुलिन दास हैं को 1913 में 12 साल कॉन्स्पिरेसी केस में गिरफ्तार किया गया, है ना। ये बात आप ध्यान से सुनना। इसके अलावा ढाका अनुशीलनी समिति ने प्रथम विश्व युद्ध के जर्मन भूखंड में उसमें भाग नहीं लिया था, है ना। अनुशीलनी समिति को 1902 में, है ना, पीके मित्रा ने स्थापित किया, है ना। ढाका में केंद्रित ढाका अनुशीलनी समिति थी, है ना। 1905 में इसकी 1905 में समिति ने भवानी मंदिर प्रकाशित किया था, है ना। तो ये था सारा इसको ध्यान में रखना। अभिनव भारत और अनुशीलनी समिति में आप फंस मत जाना। आजाद दस्ता किसने गठित किया था? आजाद दस्ता किसने गठित किया? आजाद दस्ता गठित किसने किया था? आजाद दस्ते की गठन जो स्थापित किया था वो किसने किया था? वो जयप्रकाश नारायण ने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना। क्योंकि ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे।
ठीक है, हजारीबाग जेल से भाग गए थे ये। देख लो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा यह पहली गुप्त गतिविधियां थी। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई के जंगलों में रहने वाले आजाद दस्ता की स्थापना की, है ना, जिसमें इसके सदस्य छापामारी युद्ध और विदेशी शासन की अव्यवस्था और अव्यवस्थ और पंगु बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था इनको। जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे, है ना। ये बात आप ध्यान में रखिए। इसने बाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ समूल क्रांति का नारा भी दिया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है? ये कहां पर है नवदा टोली और इसका उत्खनन किसने किया? नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। ये मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, प्रमुख केंद्र मालवा संस्कृति का। और यहां से सर्वाधिक प्रकार के अनाज मिले हैं ना। सर्वाधिक प्रकार के अनाज मिले यहां से। ठीक है, तो इसकी खोज एसडी संकालिया ने की थी ना। ठीक है, वाकणकर ने किसकी खोज की है? वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसने शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसने शुरू किया? इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसका था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसका था? ये अफ्रीका में गांधी ने निकाला था ना। अफ्रीका में 1903-4 में अफ्रीका में गांधी ने। किसके द्वारा? गांधी के द्वारा निकाला गया। ठीक है, अली गुरसप नाम से किसको जाना जाता है? किस सुल्तान को अली गुरसप के नाम से जाना जाता है? किस सुल्तान को अली गुरसप के नाम से जाना जाता था? किस सुल्तान को अली गुरसप के नाम से जाना जाता था? किस सुल्तान को अली गुरसप के नाम से जाना जाता था? किसको? अलाउद्दीन खिलजी को ना। बलबन को बहाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक को जोना खां, और सिकंदर लोदी को निजाम खां। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? रिपोर्टर को क्या कहा जाता था? रिपोर्टर को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर को कहा जाता था प्रतिवेदक, है ना, जिसका जिक्र किसमें है? छठे शिलालेख में, ना। उनको कहा गया भाई मेरे पास है ना सीधी न्यूज लेके आया करो, मैं कहीं पर भी हूं, मुझे अर्जेंट से अर्जेंट समाचार चाहिए बस, है ना।
अर्जेंट से अर्जेंट समाचार चाहिए, ऐसा कहा गया है, सिख शिलालेख में कहा गया है। ठीक है। दीनबंधु मित्र किस नाटक, दीनबंधु मित्र के किस नाटक ने बगान मजदूरों के शोषण के को उजागर किया है? बगान मजदूरों के शोषण के को उजागर किसने किया है? किसने उजागर किया है इसको? इसको नील दर्पण में उजागर किया है ना। नील जो विद्रोह हुआ था ना, पहला किसान विद्रोह कौन सा है जिसका वर्णन है? पहला किसान विद्रोह 1859-60 में बंगाल में हुआ, जो नादिया में हुआ। ठीक है, नादिया में हुआ था। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज है ना से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ का ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात जो करते हैं हम, का महत्वपूर्ण अंग क्या क्या थे भाई? कौन कौन से चीजें थी जो होम चार्जेज में आती थी, जो भारत से जिसके माध्यम से पैसा ले जाया जाता था, जिसके माध्यम से भारत से पैसा खींचा गया था, वो कौन कौन से थे? लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए लाई गई निधि, बिल्कुल सही बात है। जो इंडिया ऑफिस बनाया गया था 1857 के बाद वहां पर, जिसका प्रमुख भारत सचिव होता था। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन और बाद में उनको पेंशन, इससे काफी सारा पैसा, मोटा पैसा जाता था, वहां पर उनकी तनख्वाह बहुत होती थी। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि ये नहीं थी, है ना। तो 1 और 2 आपके उत्तर होंगे। निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ करने का से जुड़ा हुआ है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में कौन सा जुड़ा हुआ है? ये क्लास 5 बजे का ही समय इसका हम रखेंगे, 5 PM का ना। जब भी ये क्लास होगी तो 5 PM पर होगी, है ना। तो डेली 5 PM पर यहां पर आ जाया करो। डेली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम यहां पर करवाएंगे भाइयों बहनों, डेली 5 PM। तो इसमें रैयतवाड़ी से कौन कौन जुड़ा हुआ है? रीड और मुंद्रो, है ना, ये कारणवाली स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, तो 2 और 3। रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था? रैयतवाड़ी 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 माल में लागू की गई थी, है ना, सबसे पहले। लेकिन एक प्रयोग के तौर पर थॉमस मुनरो ने 1820 और 1827 के बीच, मद्रास का गवर्नर था थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रयोग, प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 में मद्रास में लागू किया, है ना। ये सर्वाधिक 51% भाग पर लागू थी ना, 51% भाग पर लागू थी। दूसरा, इसमें 50% वसूल किया जाता था। ठीक है, इसमें 50% वसूल किया जाता था। ठीक है, ये सीधा किसान रैयत के साथ समझौता था। रैयत मैंने रैयतवाड़ी, किसान होता है रैयत, है ना, जोतता है।
रेंतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बात सही है। सरकार रेंत को पट्टा देती थी, ठीक बात है। और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह भी बात सही है। रेंतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में 2 क्वेश्चन बैक टू बैक हो गए। गुड इवनिंग। क्लास का समय 5 बजे हो गया है, इस क्लास को पूरा देखें। निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? इनमें से ये आईएएस में आया है ये क्वेश्चन, इनमें ज्यादातर क्वेश्चन आईएएस के नेट के हैं। तो निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी तो सबसे पहले थे, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया सबसे पहले। है ना। जी सुब्रमण्यम अय्यर है ना, इन्होंने द हिंदू निकाला है, द इनका अखबार है द हिंदू, इसमें आलोचना करते थे, मद्रास से निकालते थे ना, अभी भी निकालते हैं, अभी भी चलता ही है। आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये सभी थे। इसमें क्या नाम है, एमजी रानडे का नाम भी जुड़ सकता है, गोखले का नाम भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे ही थे। किसने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी? भारत में ब्रिटिश जो किसने विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश की आर्थिक नीति घिनौनी थी? ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश की नीति थी वो बहुत घिनौनी थी। ब्रिटिश नीति को घिनौनी किसने कहा है ना? किसने ब्रिटिश नीतियों को घिनौनी कहा? ये क्लास जिसने पूरी नहीं देखनी है, देखी है, देख लेना पूरी, और क्लास को देख लिया करो। इसके काफी सारी लंबी क्लासेज हो चुकी हैं, इनको सभी को देख लिया करो। किसने कहा था इनको? कार्ल मार्क्स ने बोला था, है ना। किसने बोला था? कार्ल मार्क्स ने बात बोली है ये ना। एडम स्मिथ ने क्या लिखा? वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है। अनुद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के निम्नलिखित में से क्या सही है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या सही है? यह प्रक्रिया 1813 में बहुत तेजी से प्रारंभ हुई ना। 1813 में बहुत तेजी से प्रारंभ हुई, है ना, क्योंकि 1813 के बाद क्या हुआ था? सभी ब्रिटिश कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मिल गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया था। ठीक है, मतलब भारतीय बाजारों को पूरे इंग्लैंड के व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को और तेज किया। ये दोनों ही कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही था। ये 1 घंटे की पूरी क्लास आई थिंक हुई है। इसके क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ स्लाइड को लेकर। देखिए, तो आगे से हम 5 PM को ही हम क्लास को रखना चाहते हैं। मेरा गला थोड़ा सा ज़्यादा खराब है, तो क्लासों को देखते रहिए, आप एंजॉय करते रहिए, मज़ा आएगा आपको। और देखिए, हम जहाँ पर आपको पहुँचाना चाहते हैं आप वहाँ पर पहुँचिए, और जितनी यहाँ पर प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छी होगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट PYQ के लिए। जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है और सेल्फ स्टडी के साथ एक अच्छा रिजल्ट चाहता है, तो ये कोर्स उसके लिए एवर बेटर है, एवर बेस्ट है, सबसे बेस्ट कोर्स मानता हूं मैं इसको। ठीक है, और इसको ये कोर्स भी साथ में मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें MCQ, डिटेल वीडियो, PYQ सब कुछ मिलेगा, DYQ सब कुछ। वो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन है तो ये नंबर है हमारा, इस पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास इतिहास में आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम कहीं। चलिए, बाय बाय, टाटा।